सोनम और मैं, हम हमेशा से ही ए पॉलिटिकल रहे हैं। हर पार्टी ने सोनम को किसी न किसी वक्त अप्रोच किया है उनका कैंडिडेट बनने के लिए, उन्होंने हमेशा इससे दूर रहे। चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी कि आप प्लीज दिखाइए कहाँ सोनम ने कहा है कि कम आउट लाइक जेन ज़ी, क्योंकि ये डिटेंशन ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कम आउट लाइक जेन ज़ी। सोनम इंस्टिगेटेड द यूथ एंड टोल्ड देम टू कम आउट लाइक जेन ज़ी। जी, ये पूछना था, आप जब से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है तब से अभी तक आप कितनी बार सोनम वांगचुक से मिली हैं और एक महीने में कितनी बार अलाउड होता है मिलना? तो वीक में 2 बार अलाउड है और एक बार में 1 ही घंटा मिल सकते हैं। उनके पास घड़ी नहीं थी तो टाइम नहीं पता चलता। बट जेल में वैसे एक कोई घड़ी होती नहीं है या फिर मतलब ये क्या कुछ अलग डिटेंशन में, ये मैं समझना चाहती हूँ। सोनम को एपेक्स बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये टॉक्स हों, ये अनशन और ये पद यात्रा करनी पड़ती थी ताकि टॉक्स हों। बहुत सारे मीडिया वालों ने कहा कि सोनम इज अ कावर्ड, यू नो, वो वहाँ पर जब भाग गए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टूड देयर, आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू, यू कैन प्ले। वो गन शॉट सुनाई दे रहे थे जब वो जाके पोडियम पे गए, बोल रहे थे, मैंने देखी है वो। हाँ, और वो खुद तब उन पे भी लग सकता था, गोली लग सकती थी जो किसी के सिर और दिमाग पे लगी है, लेकिन वो पोडियम के पे गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कावर्ड नहीं है। उन्होंने जो भी उनको कहना होता है तो वो मेरे थ्रू बताते हैं, जो मैं जिनको जो बताना होता है रेलेवेंट मैं बताती हूँ। लेकिन ये जो हमारी मुलाकात होती है तो वो एक तो सीसीटीवी के सर्वेलेंस में होती है और एक पुलिस ऑफिसर हमेशा बैठी होती हैं जैसे विद इन ईयर शॉट। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस ट्रस्ट वो प्रेस क्लब में, तो उस दिन से एक गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी, तो फिर मुझे एफिडेविट देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। तो सर्वेलेंस तो है ही, और वी ऑल नो कि फ़ोन्स डेफिनेटली टैप्ड हैं, और प्लस लद्दाख में तो और भी डर का माहौल है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पे अगर कुछ कह रहा है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से जुडिशियल कस्टडी में है। अब आगे क्या होगा, वो किस हाल में है, क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों का उनके सपोर्टर्स का और ख़ास तौर पे उनकी फैमिली पर कैसा असर पड़ा है, ये सब समझने के लिए आज हमारे साथ है सोनम वांगचुक की वाइफ डॉक्टर गीतांजलि मैम। वेलकम टू जी स्विच। थैंक यू। सबसे पहले तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी स्टडीज़ के बारे में बताएं। तो मेरी स्टडीज़ काफ़ी वेरीड रही हैं। मैंने फ़िज़िक्स में ग्रेजुएशन किया, आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। फिर मैंने MBA किया इन फिनेंस एंड स्ट्रैटेजी फ्रॉम ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देन आई डिड माय MPhil in Sri Aurobindo's philosophy, and finally my PhD in education, जो अभी हाल ही में इसी साल मैंने ख़त्म की है, जिसके 5 pillars of education जो हम ख्याल में और सेकमॉल में उसके हिसाब से फॉलो करते हैं, तो वो मेरी PhD का टॉपिक रहा है। सो ये है मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड। पर इसके साथ ये है फॉर्मल एजुकेशन, पर काफ़ी यंग एज से 16 साल की उम्र से मैं श्री अरबिंदो के विचारधारा से प्रभावित हूँ, और मेरी इनफॉर्मल एजुकेशन है उनकी किताबें पढ़ना। तो उनकी जो इंटीग्रल एजुकेशन की किताबें हैं, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, फिर उनकी सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट, फिर उनकी उपनिषद, गीता और वेदास जो उन्होंने अपने हिसाब से उसको आज के युग के लिए इंटरप्रेट किया है। तो वो मेरी एक इनफॉर्मल एजुकेशन पिछले 35 सालों से वो एक अलग स्ट्रीम चलती है, और उसकी जो इंसाइट्स होती हैं जिसको हम ट्रूली इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कहते हैं, तो वो ये हैं कि व्हाट इज़ द इंडियन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, क्योंकि ये बहुत अलग है। जैसे वेस्टर्न वे जो है वो बॉटम से टॉप है, यू स्टार्ट फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड फ्रॉम फिनोमिनन, और फिर आप अंडरस्टैंड करते हो रियलिटी को।
लेकिन जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो दृष्टि हम कहते हैं, श्रुति, मतलब वो रेवलेटरी होता है, वो जो ऋषिज को दिखा था, तो वो 360 डिग्री ट्रुथ होता है। और इसके साथ साथ मैं बहुत कल्चर में इंटरेस्टेड हूँ। मैं एक ओडिसी डांसर हूँ और मैं रशियन बैले भी मैंने सीखा है और मैं परफॉर्म करती हूँ। और मैं कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हूँ और स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है और म्यूज़िक, आर्ट, ये सब में मेरी काफ़ी रुचि है। तो जिन्हें नहीं पता था कि आपका बैकग्राउंड क्या है उन्हें अच्छे से अभी समझ में आया होगा। अब मेरा अगला सवाल ये है कि अब हम सोनम वांगचुक जी पर आते हैं। आपकी और इनकी शादी कैसे हुई थी, कैसे आप लोग मिले थे? क्या ये सच में वो जो 3 इडियट्स वाली कहानी हमने देखी है वो है या उससे अलग है? नहीं, हर मूवी तो अपना पोएटिक लाइसेंस यूज़ करती है। तो ये बेसिकली एजुकेशन का इंटरेस्ट जो है कॉमन पॉइंट है। और एक कॉन्फ्रेंस में हमारी मुलाकात हुई थी जहाँ ये एजुकेशन का एक कॉन्फ्रेंस था। और जब हमने फिर बातचीत की तो बहुत सिमिलैरिटी थी व्यूज़ की, और हम जो आगे अपनी लाइफ में करना चाहते थे, तब तक मैं भी एक पॉइंट पे आई थी कि मुझे लग रहा था कि फाइनली टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, ये सब अपनी जगह, लेकिन जो एक्चुअली सोसाइटीज़ को चेंज कर सकता है वो है शिक्षा और एजुकेशन। तो हम इसमें काम करना चाहते थे और एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहते थे। तो हाँ, तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से ऊपर उठ के एनवायरनमेंट के लिए, यूथ के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वहाँ हमारी अलाइनमेंट हुई और उसी से हम आगे बढ़े। अब आपने बताया कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि सोनम वांगचुक सर ने और आपने देश के लिए क्या क्या किया है और इतना उन्हें इसके लिए काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी मिले। लेकिन अब अचानक से एक 360 डिग्री टर्न सा आ गया है। अचानक से वो एक जुडिशियल कस्टडी में पहुंच गए हैं। ये क्या हुआ अचानक से? ये थोड़ा आप बताएंगे, ये चेंज कैसे हुआ? कैसे प्रोटेस्ट से और समाज के लिए काम करते करते वो जुडिशियल कस्टडी तक पहुंच गए हैं? ये उन्हीं के काम को ही वो आगे ले जा रहे थे। वो एजुकेटर हैं, इनोवेटर हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो जब 370 को एब्रोगेट किया गया, तब लद्दाख जो पहले 370 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड था इन अ वे, वो खुल गया। तो उसको एक अपनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। एंड एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि वो एनवायरनमेंट पे काम करते थे और ग्लेशियर्स पे काम करते थे लद्दाख के, तो उनको ये डेंजर दिखा कि अगर हम लद्दाख को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसकी जो जलवायु है, उसका जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, तो वो गलत पॉलिसीज़ या गलत इंटेंशंस से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और उसका वो करने के 2 रास्ते थे, जो कि 370 एब्रोगेट होने के बाद और लद्दाख यूटी बनने के बाद नहीं रहे। एक तो ये प्रोटेक्शन, जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 शेड्यूल के अंतर्गत बहुत सारी जगहों को दिया है और नॉर्थ ईस्ट को भी बहुत सारे 371 के वेरियस उसके अंतर्गत दिया है। तो ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रिकग्नाइज किया है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं और उनका नेचर के साथ एक अलग रिश्ता होता है, और वो डेवलपमेंट, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, वो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए अलग हो सकती है। हाँ। और जहाँ की हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहाँ के हम रिसोर्सेज ले रहे हैं, वहाँ के लोगों की कंसेंसस के साथ हमें करना चाहिए। उनको भी वो डेवलपमेंट पसंद है या नहीं है, या कैसा डेवलपमेंट पसंद है। तो एक वो था। तो एज एन एजुकेटर एंड एनवायरमेंटलिस्ट ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन था कि लोगों को ये भी समझाना कि 370 के बाद कि लद्दाख को कैसे हम सेफ या प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। और सेकेंडली, डेमोक्रेसी है इंडिया, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है, और वहाँ पर हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही अपना डेवलपमेंट तय करते हैं। तो जब यूटी बना विदाउट लेजिस्लेचर,
तो ये हक लद्दाखियों से छीन लिया गया। बट जैसे पहले तो ये लद्दाख की ही डिमांड थी ना कि उसे यूटी बनाया जाए, ऐसे हमेशा मतलब हमने पढ़ा है कि ये डिमांड पहले से थी। हाँ, यूटी था बट विद लेजिस्लेचर था कि आपका खुद का चीफ मिनिस्टर होगा, जो आपकी जगह को कैसे आगे ले जाना है। अभी तो पिछले 5 और 6 सालों से जब से यूटी बना है, एक एलजी है जो दिल्ली से अपॉइंट होते हैं और 2-3 कमिश्नर्स हैं और एक डीसी है। तो जो सारा डिसाइड करते हैं कि क्या होना है, डिसीजन जो 4-5 हज़ार करोड़ हर महीने आते हैं, कैसे उसको स्पेंड करना है, वो सब दिल्ली से है। हाँ, वो सब दिल्ली से है। और जैसे मैं बाहर से हूँ और अभी मैं लद्दाख में 10 सालों से हूँ और मुझे उसकी समझ आने लगी है, तो अभी समझ आता है कि कैसे वहाँ पॉलिसीज़ होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। तो जो 1-1.5 साल के लिए आते हैं, जैसे अभी 5 सालों में 3 गवर्नर्स हैं चेंज हो चुके हैं और पता नहीं कितने कमिश्नर्स, तो 1-1.5 साल के लिए जो इंसान वहाँ आता है और जिसको ना वहाँ के कल्चर का पता है, 1 साल में क्या पता क्या चल समझ जाएगा? आएगा, और वो ऐसी पॉलिसीज बना के चला जाएगा जो अगले 100 सालों में वहाँ के एनवायरनमेंट को, जलवायु को, लोगों की लाइव्स को इम्पैक्ट करता रहेगा। तो ये गलती ना हो, इसके लिए वहाँ के प्रतिनिधियों का होना जरूरी है। ये तो एक कॉमन सेंसिकल, मुझे लगता है काफी बेसिक चीज है, बहुत जायज है। इतनी बड़ी यूटी है, एग्जैक्टली, जैसे दिल्ली एक यूटी है, तो यहाँ की अपनी एक लेजिस्लेचर है, यहाँ पर यहाँ के लोग एमएलए सिलेक्ट होते हैं, वोटिंग होती है। तो मुझे लगता है बहुत बेसिक चीज है। हाँ। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? एक बेसिक चीज वहां पर क्यों नहीं हो पा रही है? यही तो हम उनसे पूछ रहे हैं, स्पेशली जब उन्होंने अपने दोनों मैनिफेस्टोज में, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में, जो कि एमपी के इलेक्शन का भी और हिल काउंसिल के इलेक्शन में, 2020 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2019 और 20, 19 में जब एमपी इलेक्शंस हुए और 20 जब हिल काउंसिल के इलेक्शंस हुए, ये नंबर 1 और नंबर 3 टॉप पॉइंट्स थे और इसी के बेसिस पे लोगों ने इनको जिताया। तो खुद जब, तो आपके पास पहले तो 1.5 साल थे जब एमपी इलेक्शन हुए, जिसमें आपने इसको सबसे ऊपर लिखा था, तो अगर आपको तभी भी कुछ प्रॉब्लम रियलाइज हुई होती तो आप 1.5 साल के बाद फिर हिल काउंसिल के इलेक्शन में भी उसको वो कर सकते थे। आपने वो इलेक्शन भी उसके बेसिस पे जीते। हाँ, फिर सडनली आपको क्या प्रॉब्लम हो गई, और अगर हुई भी है प्रॉब्लम, तो एक डेमोक्रेसी में आप सबके साथ बात करिए ना, आप उसको जो भी है ट्रांसपेरेंटली उसको बोलिए आपको क्या चाहिए वहाँ पर। आपको माइनिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, या जो भी करना है आपको, आप सिर्फ ऐसे गलत नैरेटिव्स फेंक रहे हो, किसी को एंटी नेशनल कह रहे हो, पाकिस्तानी बोला जा रहा है, पाकिस्तानी बोल रहे हो, फेक सब चीज़ें बोल के एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हो, किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो। जो इंसान ये जायज़ क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो इंसान भी ना कोई लीडर है वहाँ का, ना कुछ। ही इज़ एन एजुकेटेड एनवायरमेंटलिस्ट एंड अ पर्सन हु फॉलोज गांधीयन ways of peaceful protest। तो वो तो हमेशा लीडरशिप को, वहाँ की को सपोर्ट करने के लिए ये लोगों तक ये अवेयरनेस ही बढ़ाते थे अपने टॉक्स के थ्रू या उसके थ्रू। तो वहाँ की जो लीडरशिप है, जो एपेक्स बॉडी है और केडीए है, वो भी इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी डायरेक्ट गवर्नमेंट में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक आप लोगों ने अपनी डिमांड्स, बीच में जब प्रोटेस्ट चल रहा था अरेस्ट होने के पहले, आप लोग लेकर गए उनके पास, उनसे कोई बात हुई, उन्होंने कोई एक आश्वासन दिया कि ठीक है आप लोग, क्योंकि प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो ये हंगर स्ट्राइक है वो पहले बैठे फिर खोल दिया गया हंगर स्ट्राइक को, तो आप लोगों की टॉप लीडरशिप पे कोई बात हुई थी कि ये हमारी डिमांड्स हैं और ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, काफ़ी बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, पर मुद्दे पे नहीं आते हैं डिस्कशंस में। तो जब एमएचए के साथ डिस्कशंस होते हैं, वो जो माइनर इश्यूज हैं, जैसे डोमिसाइल की या बाकी की है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि उसके ऑफशूट्स हैं, उस पे बात करके वो छोड़ देते हैं। तो सोनम को एपेक्स बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये टॉक्स हों, ये अनशन और ये पद यात्रा करनी पड़ती थी ताकि टॉक्स हों, ताकि एमएचए पर प्रेशर पड़े कि हाँ ये टॉक्स करनी ज़रूरी है। तो इसको क्यों स्टॉल कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। टॉक्स होनी चाहिए। जब 6 साल से एक इलाका जो कि इतना स्ट्रेटेजिक है, आपका बॉर्डर एरिया है, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, जहाँ के लोग इतने पेट्रियाटिक हैं,
जिनके हेल्प के बिना इंडियन आर्मी कभी जीती नहीं है कोई भी वॉर वहाँ पर। तो वैसे स्ट्रेटेजिक इलाके में अगर कुछ लोग, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके और वो ना खुश है किसी चीज़ के बारे में, तो वो तो एक टॉप नेशनल मुद्दा होना चाहिए डिस्कस करके उसको सॉल्व करने का। तो ये टॉक्स एक तो बहुत कम होते थे और बहुत डिलेड होते थे, और जब होते भी थे तो सोनम तो वैसे भी एपेक्स बॉडी के मेंबर नहीं थे, तो वो नहीं आते थे ये टॉक्स पे। और लास्ट में जुलाई में जब उनको मेंबर नॉमिनेट किया गया तो भी एमएचए ने कहा कि सोनम को इस टॉक्स में हम नहीं बुलाना चाहते। अच्छा, ऐसा क्लियर बोला गया हाँ, था। हाँ, इसी की वजह से फिर एपेक्स बॉडी ने डिसाइड किया कि अनशन को हम जारी रखेंगे। एक तो उन्होंने 6 अक्टूबर की डेट दी, जब 10 सितंबर से अनशन शुरू था, और पता था कि बहुत लोग वहाँ बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो 1 महीने बाद उन्होंने डेट दी। और सेकेंडली ये कहा गया कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। जैसे मेरे लिए, जैसे अगर मैं एक लेमैन की भाषा में बोलूं, ये हम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि सोनम वांगचुक को एक आम इंसान तो नहीं है, अभी वो इतने बड़े क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और उन्हें हर कोई जानता है। तो अगर उन्हें अपनी कोई बात रखनी है तो उनके लिए पूरा रास्ता इतना मुश्किल कैसे हो गया कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि उनकी बात तो ऐसी होती है ना कि अगर उन्होंने कुछ बोला कि एनवायरमेंट से जुड़ा कोई भी उन्होंने चीज़ बोली कि ये खराब है, तो हर कोई सुनेगा कि सोनम वांगचुक बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि उनकी बात नहीं सुनी गई, वो भी एनवायरमेंट से जुड़ी और लद्दाख से जुड़ी? ये कैसे हो गया, ये समझ नहीं पा रहे हम लोग। शायद कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के, जो 6 शेड्यूल और लेजिस्लेचर की बात जो हम कर रहे हैं वो देने के बाद वो हर्ट हो, तो इसलिए वो नहीं बता रहे हैं और इसको फोर्स यूज़ करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी सबको पता है कि सोनम एक्सट्रीमली पेट्रियाटिक है और नेशनलिस्ट है, हाँ, और एक तरफ से ये पार्टी भी पेट्रियाटिक है, नेशनलिस्ट है। तो अगर कोई लद्दाख के लिए दोनों सोच रहे हैं तो अच्छा ही सोच रहे होंगे, और अगर उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं तो वो बैठ के समझना चाहिए, है ना। तो हम तो हमेशा से रेडी थे, सोनम हमेशा रेडी थे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। तो लेकिन उनको कभी ना मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, ना ये ओपनली डिस्कस किया जाता था। तो शायद उनको कुछ छुपाने के लिए है, नहीं तो क्यों नहीं बुलाएंगे और ओपनली क्यों नहीं बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी मीडिया में भी आई, मेन स्ट्रीम मीडिया में, इस चीज़ की कि जब उनको अरेस्ट किया गया था, ये पूरा सितंबर के मंथ में जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन्होंने इसे एक जेनजी प्रोटेस्ट करके बोला और नेपाल के प्रोटेस्ट को फिर जो हुआ है वहाँ पर उससे इस चीज़ को जोड़ने लगे। इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन है जो आप सबको बताना चाहती हैं कि क्या हुआ? हाँ, था क्या? बिल्कुल बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो डिटेंशन ऑर्डर है वो इसी पे ही बेस्ड है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भी वीडियोस हैं, लेकिन इसी पे बेस्ड है और ये बहुत गलत है। और डिटेंशन ऑर्डर में लिखा है कि सोनम ने कहा है कि जेनजी जैसे सब आप आगे आओ। एग्जैक्टली, ओके। और जो वीडियो उन्होंने रेफर किया है एनेक्सर ए में, पहली बात तो 28 दिन तक वो वीडियो उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर के साथ नहीं दिया, ना सोनम को ना मुझे। तो उन्होंने वो वीडियो को दबाने की कोशिश की, नहीं दिया। बहुत बार हमने मांगना पड़ा, क्योंकि सोनम को बिल्कुल याद था कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो वो चाहते थे कि जो उन्होंने वीडियो रेफ़र किया है वो हमें मिले। तो 28 दिन तक उन्होंने नहीं दिया, जो कि 10 दिन में देना चाहिए एज़ पर NSA का लॉ, नहीं तो वो NSA ही इनफ्रैक्चुअस हो जाता है अगर आपने 10 दिन में सारे तथ्य नहीं दिए जिसके बेसिस पे आपने डिटेन किया। फिर जब ये वीडियो 24 अक्टूबर को एडवाइजरी बोर्ड के साथ मीटिंग थी, तो 23 अक्टूबर को शाम को ये वीडियो मिलता है और सोनम के पास 1 घंटा है सिर्फ कि उसको रिप्लाई करके भेजे। और जब सोनम वो वीडियो देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेंशन ऑर्डर में कहा गया है कि जिस जगह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, वहाँ से उन्होंने ये जेनजी को कहा कि कम आउट, यू नो, लाइक जेनजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो जो है वो वहाँ का नहीं था, वो
शाम के 5 बजे का था जब ये इवेंट हो चुका था, और जो वो हमारे घर से था, तो इट वाज उस जगह से नहीं था, पहली बात। ठीक है। और सेकेंडली उन्होंने कभी नहीं कहा कि कम आउट लाइक जेन ज़ी। रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि सर आपको लगता है कि ये जेन ज़ी टाइप का प्रोटेस्ट है? तो सोनम ने कहा, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी में ये वर्ड नहीं है, मैंने कभी नहीं उनको ये कहते सुना जेन ज़ी। ये नया टर्म है आजकल मार्केट में, तो नया है ना मेरी ये। वोकैबुलरी में है, वो तो बाद में मैंने ढूंढा कि हम लोग जेन एक्स है या जो भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी वोकैबुलरी में नहीं है। तो जब रिपोर्टर ने पूछा तो सोनम ने कहा मुझे नहीं पता ये जेन ज़ी टाइप है या जो भी है, पर ना कभी ये पहले हुआ है ना मैं चाहता हूँ कि कभी ऐसा हो। पर उन्होंने ये बस कहा कि यूथ जो थे यहाँ काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे पिछले 5 सालों से, क्योंकि ना 6 शेड्यूल पे कोई बात हो रही थी, ना लेजिस्लेचर पे, और ये उनके एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट कर रहा था। लेकिन एक क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही थी, तो ये क्या उस सवाल के जवाब की क्लिप था कि जेन ज़ी, जब सोनम ने कहा कि मैं आपको वो भेजूंगी, आप इसमें आप वो डाल सकते हैं। हाँ वो है, हम चलाएंगे अभी इसमें बीच में। तो सोनम ने कहा कि मुझे नहीं पता, और हो सकता है कि जेन ज़ी जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ। तो लेकिन वो एक क्वेश्चन के आंसर में था, उन्होंने नहीं कहा। और फिर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात की जाती है इसके साथ ही, और अरब स्प्रिंग की बात की जाती है। अच्छा, ये रिपोर्टर्स के फिर सवाल आने लग गए। नहीं, तो ये नेपाल, और ये पहले 15 दिन पहले का है, वहाँ पर पूरा हुआ था। और वो भी सोनम ने नहीं कहा था नेपाल बांग्लादेश। एक बहुत सारे लोग टॉक्स दे रहे थे, तो सोनम के जो पहले स्पीकर थे उन्होंने कहा कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं। तो सोनम ने उनको रेफर करते हुए कहा कि मेरे आगे वाले स्पीकर्स ने नेपाल, बांग्लादेश का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन हम यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट ही करते आए हैं, और हम वही करेंगे जो अर्नब गोस्वामी ने इतना ज़ोर शोर से चलाया था, जो कि लद्दाखी में था सोनम का। तो नेपाल, बांग्लादेश, वो जस्ट वर्ड सोनम के इंग्लिश में सुनाई दे रहे हैं, बाकी लद्दाखी में था, जो कि उसने ट्रांसलेट किया था। लेकिन उसने ये नहीं दिखाया कि उसके पहले सोनम ने ये कहा कि मेरे से पहले स्पीकर ने नेपाल, बांग्लादेश और इसकी बात कही, वो काट दिया। और जो उसके बाद सोनम ने कहा कि लेकिन हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को नहीं फॉलो करेंगे, हम पीसफुल मेथड फॉलो कर रहे हैं, वो ही करेंगे, तो वो भी काट दिया। तो वो बिल्कुल उन्होंने, और ये हम चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी कि आप प्लीज़ दिखाइए कहाँ सोनम ने कहा है कि कम आउट लाइक जेन ज़ी, क्योंकि ये डिटेंशन ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कम आउट लाइक जेन ज़ी। सोनम इंस्टिगेटेड द यूथ एंड टोल्ड देम टू कम आउट लाइक जेन ज़ी। तो हमने ये चैलेंज भी किया हमने अपने पेटिशन में कि ही हैजंट सेड दैट एट ऑल, सो एंड ही हैज़ नॉट इवन रेफर्ड टू नेपाल, बांग्लादेश। ही हैज़ ओनली ये बताया उन्होंने कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, और बार बार अरब स्प्रिंग का भी वो बता रहे हैं। तो वो भी सोनम ने 3 एग्जाम्पल लिए थे कि जब मई के टॉक्स सोनम ने कहा सक्सेसफुल नहीं हुई जो MHA के साथ, क्योंकि वो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की बात करने आए थे, लेकिन वो डोमिसाइल की बात करके उन्होंने वापस भेज दिया। तो सोनम ने कहा कि ये टॉक्स सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन ये कोई ईजी मैटर नहीं है स्टेट मिलना, या एक जब ब्रिटिशर्स से महात्मा गांधी वो ले रहे थे, वो एक ये बड़ा एक मुद्दा है और इसमें टाइम लगता है और हमें पेशेंस दिखाना चाहिए। तो उन्होंने 3 एग्जाम्पल लिए कि देखो सब वो यूथ को ये समझा रहे थे कि गांधी जी को भी बहुत टाइम लगा, उन्होंने भी पद यात्राएं की, अनशन किया, जेल गए, तमाम मूवमेंट्स हुए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह। और फिर उन्होंने श्री रामुलु का एग्जाम्पल लिया कि जब उन्होंने आंध्र प्रदेश फॉर्म किया था तो वो 55 डेज उन्होंने अनशन किया और वो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है। और फिर उसी लाइन में उन्होंने कहा कि बुआजीजी जिसने कि अरब स्प्रिंग में 6 कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन लाया, तो वो भी टाइम लगा, लेकिन वो पॉइंट ये दे रहे थे कि कैसे एक इंसान भी चेंज ला सकता है। और ये 3 एग्जाम्पल्स दिए और वो वैसे कह रहे थे कि तो मैं एक ही हूँ, अगर भी हूँ, आप सब तो एक मेरे साथ हो, मेरे साथ रहो, लेकिन एक बंदा भी चेंज ला सकता है। और ये एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा कि लेकिन हम ये सेल्फ इमोलेशन वगैरह नहीं करेंगे,
लेकिन डिटेंशन ऑर्डर में लिखा है कि उन्होंने लद्दाखियों को सेल्फ इमोलेट करने के लिए प्रोत्साहित किया, कभी नहीं। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अगर एक बंदे की जान भी जानी है तो वो मेरी जान हो। तो आपको क्या लगता है कि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है और सोशल मीडिया, वो कितना बड़ा चैलेंज अब हो गया है आपकी पूरी लड़ाई में? रादर देन सपोर्ट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लग रहा है। तो पहले तो मीडिया वन ऑफ द थिंग्स है। मेन प्रॉब्लम आज है जो हम पोलराइज्ड हैं, ब्लैक एंड वाइट, बीजेपी और कांग्रेस, दिस और दैट। तो हम अब बहुत पोलराइज्ड दुनिया में जी रहे हैं और मीडिया उसका एक एग्जाम्पल है। तो या तो आज बीजेपी सपोर्टर है मीडिया या एंटी है, पर ट्रुथ कहाँ है? सत्य की किसको परवाह है आज के दिन में? तो ना तो बीजेपी हर चीज़ में राइट हो सकता है, ना कोई और पार्टी, है ना। तो मीडिया और जर्नलिज्म का काम है कि सच को दुनिया के सामने रखना, क्योंकि एक आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर मुद्दे को रिसर्च कर सके उसके। लेकिन एक डेमोक्रेसी में जब आप एक एक वोट एक एक इंसान से लेते हो तो उसका बेसिस होता है कि हर इंसान को समझ में आए कि क्या चल रहा है, जो पॉलिसीज़ हैं उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये मीडिया का काम है कि वो रिसर्च करना और सच को लोगों के सामने रखना। लेकिन आज सच जो है, ट्रुथ जो है, वो पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है और लोगों का पक्षवाद शुरू हो गया है, पोलराइजेशन शुरू हो गई है। और अगर आप निष्पक्ष हैं और आप सच के साथ हैं और आप किसी को भी सपोर्ट करेंगे जो इशू बेस्ड हो और जो सच के साथ हो, जो भारत के साथ हो, तो ये बहुत कम आजकल दिखने को मिल रहा है। जैसे सोनम और मैं, हम हमेशा से ही पॉलिटिकल रहे हैं। हर पार्टी ने सोनम को किसी न किसी वक्त अप्रोच किया है उनका कैंडिडेट बनने के लिए। उन्होंने हमेशा इससे दूर रहे। मतलब उनके पास ऑफर्स हमेशा आते हमेशा रहे से, हर इलेक्शन के पहले आते थे। तो हमने ये चॉइस है हमारी कि हम ये पॉलिटिकल रहेंगे, क्योंकि आप सिस्टम में घुस के उसको फिर आप वो नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू, बिकॉज आप खुद उस सिस्टम का फिर पार्ट बन जाते हो। तो ये नहीं है कि जो पॉलिटिक्स में है वो नहीं काम कर रहे हैं, या जो हर एक का अपना एक्सप्रेशन होता है, स्वधर्म होता है कि आप ग्रेट स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन भी बन के देश को बहुत आगे ले जा सकते हो। पर हमारा तरीका है कि हम खुद ना पॉलिटिशियन और बन के, हमारा जो स्कूल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम उसमें से हजारों स्टेट्समैन दुनिया को दें। पर ये डरावनी बात आज ये है कि सच की खोज को बिना किए पेश नहीं किया जाता। ऑलरेडी एक नैरेटिव सोच लिया जाता है और फिर फैक्ट्स को उस पर फिट किया जाता है। तो ये बहुत एक डरावनी चीज़ है। और अभी एआई के माध्यम से भी, और जो सोशल मीडिया है, जो रीच है, इसको एम्पलीफाई करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी टेक्नोलॉजी की वजह से सच को भी एम्पलीफाई करना आसान हो गया है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम क्या पाथ ले रहे हैं। हम टीआरपीज़ की वजह से या फंडिंग की वजह से कोई पर्टिकुलर नैरेटिव्स को बढ़ावा दे रहे हैं जो हम खुद जानते हैं कि सच नहीं है, कि हम में वो करेज है। बहुत सारे मीडिया वालों ने कहा कि सोनम इज़ अ कावर्ड, वो वहाँ पर जब भाग गए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टूड देयर, वो गन शॉट सुनाई दे रहे थे जब वो जाके पोडियम पे गए, बोल रहे थे, मैंने देखी है वो। और वो खुद तब उन पे भी लग सकता था, गोली लग सकती थी जो किसी के सिर और दिमाग पे लगी है, लेकिन वो पोडियम पे गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कावर्ड नहीं है। सेकेंडली, मैं उन्हीं मीडिया चैनल्स को पूछना चाहती हूँ कि आप कावर्ड नहीं हो। आप अपने टीआरपीज़ और फंडिंग के चक्कर में आप कुछ भी झूठ को सच, सच को झूठ बोलते हो। तो हमको, क्योंकि किसी को भी आज आप पूछेंगे पूरे भारत में, जैसे हमने इंटरव्यू के पहले आप कह रहे थे, चाहे मैं किसी जब मैं जेल में भी मिलने जाती हूँ तो जो बहुत जनों से बात होती है इनफॉर्मली, तो इवन वहाँ लोगों को ये पता है कि सोनम को गलत तरीके से अंदर रखा गया है। सिमिलरली हर कॉमन इंसान जो रोड पे है, मैंने काफ़ी टैक्सी ड्राइवर्स से बात की है, जो ऊबर ड्राइवर्स हैं, है ना,
इंटेलेक्चुअल से बात की है, जो एक्स मिनिस्टर्स रह चुके हैं, कैबिनेट में रह चुके हैं, मीडिया के बहुत जनों से मैं बात कर चुकी हूँ, इंटरनेशनली बात कर चुकी हूँ। हर एक को पता है कि सोनम किसी एंगल से ना एंटी नेशनल है, ना वो थ्रेट है टू पब्लिक ऑर्डर। तो ये एक ट्रैवेस्टी नहीं है, मजाक नहीं है। मतलब एक NSA जैसे डरावने ड्रैकोनियन एक्ट को आप एक पीसफुल गांधीयन एनवायरमेंटलिस्ट एजुकेटर, जो कि आपके देश की शान है, जो भारत के बाहर इतने अवार्ड्स उन्हें मिले, इतने सम्मान उन्हें मिले हैं। हाँ। और एक और बात है ना, जैसे हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, हम लोगों के लिए सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े हमारे एक इंस्पिरेशनल वो आइडियल हुआ करते थे कि अगर कभी उनका कोई आर्टिकल हमने पढ़ा है, उनसे जुड़ा कुछ पढ़ा है, तो हम लोग अपनी पढ़ाई में उसे बहुत तवज्जो दिया करते थे। अब हमारे लिए भी ये चीज़ें देखना और समझना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि अचानक से NSA जैसा उन पे एक्ट लगा हुआ है। तो ये तो क्लियर है कि उनको साइलेंस करने के लिए। तो मुझे ये पूछना था, आप जब से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है तब से अभी तक आप कितनी बार सोनम वांगचुक से मिली हैं, और एक महीने में कितनी बार अलाउड होता है मिलना? तो वीक में 2 बार अलाउड है, और 1 बार में 1 ही घंटा मिल सकते हैं। तो अभी जैसे 10 हफ्ते हो गए हैं, तो मैं अराउंड 20 बार मिली होंगी। और तो हम ये डिस्कस करते हैं, उनको जो भी वहाँ चाहिए होता है, बुक्स और बाकी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, या छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उनके पास घड़ी नहीं थी तो टाइम नहीं पता चलता। बट जेल में वैसे एक कोई घड़ी होती नहीं है, या फिर मतलब ये क्या कुछ अलग डिटेंशन में, ये मैं समझना चाहती हूँ। तो उनको एक अलग रखा गया है, सॉलिटरी, क्योंकि वो डेंजरस है ना, NSA कि उसमें ही इज कंसिडर्ड टू बी डेंजरस पर्सन, तो इसलिए वो बाकियों के साथ नहीं है, सॉलिटरी है। तो वो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एक तो मतलब सबके साथ से बेटर है अकेले होना कई बार, लेकिन फिर कोई नहीं होता आपको दिन भर बात करने के लिए। बट वहाँ पे मैम घड़ी भी नहीं होती है। घड़ी तो नहीं थी, तो ही डिडंट नो द टाइम, बट इट इज़ वेरी तो कल ही मैं घड़ी दे के आई हूँ। और फिर बेड भी नहीं है, नीचे है ब्लैंकेट पे, पिलो भी नहीं है। और हाँ, पर ही हैज़ अ लिटिल कोर्टयार्ड जहाँ पर ही कैन वॉक। तो वो रोज़ काफ़ी किलोमीटर्स वहीं चलते हैं। तो वो बता रहे थे कि मैं अभी जयपुर क्रॉस कर चुका हूँ, जोधपुर से इतना वहाँ पे चल चुके हैं। हाँ, तो वो लद्दाख की तरफ जा रहे हैं कहते। इस समय क्या उनके मन में चल रहा है, लाइक क्या सोचे अभी आगे के लिए, क्या बातें होती हैं आपसे? हाँ, तो 2 ट्रैक पे सोच चल रही है। एक तो इस समय को कैसे इसका बेस्ट उपयोग किया जाए। तो जब हम नॉर्मल काम में थे तो सोनम को टाइम नहीं होता था, तो अभी वो पढ़ाई, और जैसे उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया मंगवाया, डिक्शनरी मंगवाई, फिर वो विपासना करते हैं, तो मैंने उनको वाइट पाथ, वाइट क्लाउड्स, ओल्ड पाथ किताब दी तिक नान हान की। तो स्पिरिचुअलिटी, सोशियोलॉजी, अभी वो श्री अरबिंदो की उनको मैंने नेशनलिज्म पे बुक्स दी हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो उन्होंने खुद नेहरू ने लिखी थी। तो वो सारी, एक तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, और इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, वॉकिंग, सूर्य नमस्कार। प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचा है, जो ये पूरा स्ट्रगल था इसके बारे में, इसे कैसे लीड करना है आगे? हाँ, तो उन्होंने जो भी उनको कहना होता है तो वो मेरे थ्रू बताते हैं, जो मैं जिनको जो बताना होता है रेलेवेंट मैं बताती हूँ। लेकिन ये जो हमारी मुलाकात होती है तो वो एक तो CCTV के सर्वेलेंस में होती है, और एक पुलिस ऑफिसर हमेशा बैठी होती हैं, जैसे विद इन ईयर शॉट, सुन पा रहे होते हैं सब जो हम बात कर रहे हैं। तो दिस नथिंग जैसे कॉन्फिडेंशियल। हाँ, तो एक ट्रैक होता है कि उनकी डेवलपमेंट का, और एक ट्रैक होता है कि लद्दाख का, क्योंकि उनको खुद का इतना कभी नहीं रहा है। ही वॉज ऑल हमेशा से लद्दाख के लिए, एनवायरनमेंट के लिए उनकी लाइफ है।
तो वो हमेशा ये याद मुझे दिलाने कहते हैं सबको कि स्पेशली लद्दाख को एकजुट होके रहना चाहिए। जो लद्दाख की लीडरशिप है इस मुद्दे को आगे ले जा रही है, उसको एकजुट होके स्ट्रांगली इसको अभी आगे ले जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे आपने बताया कि अभी आप 1 घंटे के लिए मिलते हैं, उसमें एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, पुलिस भी बैठी होती है, कुछ कॉन्फिडेंशियल उसमें बात नहीं होती है। तो जैसे इसके पहले आप लोगों को जो इतना एक फेम मैं बोल सकती हूँ, इतने अवार्ड्स, इतना सम्मान मिला है, उस वक्त क्या कभी ऐसा सोचा था कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसे हम जेल में मिलने जाएंगे, एनएसए लगा होगा इनके ऊपर, कभी दिमाग में आया? तो नहीं ही आया होगा, कौन ये सोचता है, बट जो एक ये फ्लिप हुआ है। हाँ, मतलब हम दोनों दुनिया की चीज़ों को थोड़ा लाइटली ही लेते हैं। तो सोनम जब इतने फेमस हो गए तो वो कहते थे ये तो आनी जानी चीज़ है, आज लोग आपको उठा रहे हैं, कल नीचे भी करेंगे। तो वी डोंट टेक इट इतना, हम इसको लाइटली ही लेते हैं जो फेम या जो भी था। और मैं क्योंकि एक स्पिरिचुअल सीकर हूँ, तो एक लाइन है जो कि श्री अरबिंदो ने सावित्री में लिखी है कि ऑल इज़ टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, कि जो दुनिया आपको दे सकती है वो बहुत कम है, बहुत लिटिल है। चाहे वो फेम हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन हो, चाहे वो नोबेल प्राइज़ हो, वो बहुत छोटा है कंपेयर टू जो आपके अंदर है, जिसके हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं या एनलाइटनमेंट कहते हैं बुद्धा की। तो हम दुनिया की गिफ्ट्स को मतलब ठीक है अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को ग्रेटफुल होते हैं जब इतने अवार्ड्स मिलते थे या रिकग्निशन मिलता था, पर हमको पता है कि ये अनित्य जिसको कहते हैं बुद्धिज्म में, विपासना में, कि ये आनी जानी चीज़ है, कुछ ठहरना नहीं है। हाँ, तो एब एंड फ्लो तो लाइफ का तरीका ही है, वेव्स का आना और जाना, और जैसे इंग्लिश में कहते हैं व्हेन यू आर द एनविल बेयर, व्हेन यू आर द हैमर स्ट्राइक, कि कभी आपको एनविल बनना पड़ता है, तब आपको बेयर करना होता है, जब आपको हैमर बनना होता है तो आप स्ट्राइक करते हो। तो इसको थोड़ा इसमें ज़्यादा नहीं चले जाना चाहिए। दुनिया चलती रहती है, मतलब ऊंचाई चढ़ाव और उतराव आते रहते हैं। जेल से उनका कोई मैसेज है जो उनके सपोर्टर्स हैं, या आपसे उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली हो कि ये उनकी फैमिली को, सपोर्टर्स को पता होनी चाहिए? क्योंकि अभी तो एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर उन्हें टाइम तक नहीं पता चल पा रहा था, जैसे कि आपने बताया अभी। तो मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक की ज़िंदगी जो है वो एक इंसान की कहानी से ज़्यादा वो इंसान किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में है। तो मुझे लगता है कि उनको याद रखना और है उन सब चीज़ों में आगे बढ़ते रहना, व्हाट ही स्टूड फॉर, तो एजुकेशन जो यूथ का है, जो लद्दाख का डेवलपमेंट है, जो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, तो ये हमने कोशिश की है पिछले 2.5 महीनों से कि कोई भी हमारा काम ना रुके। तो जो लैंड इन्होंने हमसे वापस ले जाने की नोटिस भेजी थी, तो हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। जो हमारी स्कूल की फेलोशिप्स चल रही थी, हम उसको आगे ले जा रहे हैं। जो एनवायरनमेंट की जैसे आइस स्तूपास का काम था, वो हमारा विंटर भर में बन रहा है। जो लद्दाख की 6 शेड्यूल और इसकी मांग है डेमोक्रेसी की, वो लद्दाख की लीडरशिप इसको आगे ले जा रही है। तो द ओनली वे, एक ही तरीका है कि हम सोनम की लाइफ को रिस्पेक्ट दे सकें जो आज उन्होंने किया है, और जो वो आज क्योंकि उनको डिटेन किया गया एक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, कि हम वो जो सब चीज़ों को आगे ले जाते रहें, तो वही हमारी मतलब जीत होगी। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, आपके लिए ये पूरा 2 महीने काफ़ी एक मुश्किल फेज़ नहीं है? एक तो इतनी दूर से दिल्ली आना, यहाँ से जोधपुर जाना, ऊपर से जो इतने सारे काम पेंडिंग थे उनको भी कैरी ऑन रखना। तो ये मतलब एज अ वाइफ मैं आपसे पूछूं, आप उनकी पत्नी है, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त ये सब चीज़ों को मैनेज करना? तो वाइफ के पहले मैं लद्दाख के बिहाफ में कहूँगी कि वहाँ कितनी मुश्किल है।
तो बहुत जनों को डिटेन किया गया बिना कारण के, बहुत जनों को हैरेस भी किया गया, टॉर्चर भी किया गया। हमारे खुद के कलीग्स हैं जिनको जेल में रखा गया। आज भी वहाँ पर अगर कोई साइलेंट प्रोटेस्ट करना चाहता है तो वो उनको हाउस अरेस्ट जैसा वातावरण बना देते हैं, नहीं करने देते। जुडिशियल इंक्वायरी एक तरफ चल रही है, पर एक तरफ ये डर का माहौल बना हुआ है। कोई अगर सोशल मीडिया पे भी कुछ कहता है तो उसको पुलिस ले जाती है, क्वेश्चन करती है। इवन एज वी स्पीक आज भी ऐसा हो रहा है। तो सिचुएशन वहाँ नॉर्मल अभी नहीं हुए हैं। और सिमिलर चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, सर्वेलेंस हो या डर बना रहे। किस तरीके का सर्वेलेंस आपके साथ आपने एक्सपीरियंस तो किया? मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में कहा है कि एक तो जैसे ही ये 24 सितंबर की घटना हुई और 25 से हमारे यूनिवर्सिटी के बाहर CRPF के टोलियां थी, जैसे 10-10 अलग अलग जगह पे, और जो भी आ रहा था या जा रहा था उसको क्वेश्चन किया जा रहा था। पूरे लद्दाख पे तो कर्फ्यू था ही, पर हयाल में ज़्यादा था। कोई भी मीडिया चैनल को हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था। एक तरफ से ये वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे, सब झूठ बोलते हुए कि हयाल ने FCRA इसके भी एलिगेशंस लगे हैं कि एलिगेशंस की काफी सेक्मॉल पैसों ने का वायलेट वो है। किया है, हयाल ने वायलेट किया है, सोनम ने वायलेंस इंस्टिगेट किया। एक तरफ वो वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस देते जा रहे थे और हमें मीडिया को रीच आउट करने नहीं दे रहे थे। जैसे इंटरनेट तो था ही नहीं, तो ऑनलाइन नहीं कर सकते थे, और फिजिकली जो आना चाहते थे उनको नहीं आने दे रहे थे। तो तब से शुरू हुआ है। और जैसे ही मैं दिल्ली में लैंड की हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस ट्रस्ट प्रेस क्लब में। तो उस दिन से एक गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी, तो फिर मुझे एफिडेविट देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। तो सर्वेलेंस तो है ही, और वी ऑल नो कि फ़ोन्स डेफिनेटली टैप्ड हैं। और प्लस लद्दाख में तो और भी डर का माहौल है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पे अगर कुछ कह रहा है, अभी एक पॉलिटिकल पर्सन है जिन्होंने अभी एक सर्कुलर आया था कि जो भी फिनेंशियल एम्पावरमेंट था लद्दाख को, उसको कम कर दिया गया है। अभी कुछ 2 करोड़ के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी MHA अप्रूव करेगी तो ही होगा। तो एक काउंसिलर ने जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने इसका जब विरोध किया सोशल मीडिया पे, तो उनकी वाइफ को एक दूर ट्रांसफ़र कर दिया, वो गवर्नमेंट में थी। तो ऐसी विच हंटिंग चल रही है कि लोग कुछ बोल ना सके। तो सोनम जैसे इंसान को भी वो अंदर रख के ये दिखाना चाहते हैं सबको कि आप अगर कुछ भी बोलोगे तो ये आपका हश्र होगा। तो ये डराने वाली चीज़ है। और ये हम अगर कहते हैं कि हिंदुइज़्म को हम इस देश में बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो हिंदुइज़्म तो बेस्ड है प्लुरलिटी पे, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू पे। तो और हिंदुइज़्म तो बेस्ड है जिसको हम डायलेक्टिक्स कहते हैं, डिबेटिंग पे। पूरे जो हमारे 9 दर्शन हैं, शास्त्र, चार्वाका से लेकर अद्वैत वेदांता, वो तो एक दूसरे से इतने अलग हैं। तो कभी किसी को साइलेंस नहीं किया गया इंडिया में। हर एक को अपनी बात रखने का और अपने फॉलो करने का पूरा अधिकार था। बट मैम, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, अभी आपसे इंटरव्यू करने के पहले मैंने आपके ही कई सारे इंटरव्यूज देखे, उसमें कमेंट सेक्शन भी पढ़े। तो उसमें ना लोग ऐसे कमेंट्स कर करके चीज़ें लिख रहे हैं कि अगर NSA जैसा एक्ट लगा है तो ज़रूर कुछ तो होगा, NSA ऐसे ही तो नहीं लग जाएगा, कुछ तो बड़ा इसमें होगा ही। लोग ऐसे भी चीज़ें बोल रहे हैं कि NSA हम किसी पर भी, सरकार ऐसे, मतलब पुलिस जो है वो ऐसे ही नहीं लग जाता है, तो कुछ तो होगा कि NSA लगा। ये लोगों के सवाल आ रहे हैं सोशल मीडिया पर ही। वो तो मोर देन वंस हम बता चुके हैं ना। तो मैं आपके साथ डिटेंशन ऑर्डर भी शेयर कर दूंगी जिसके बेसिस पे हुआ है। चंद वीडियोस जो कि मोस्टली एजुकेशनल थे, और उसके तो कुछ नहीं है। तो सब कुछ तो लोगों के सामने ही है। और अगर लोग थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करें और थोड़ी रिसर्च करें तो उनको पता होना चाहिए। और मैं सब लोगों से ये कहना चाहूँगी कि कुछ तो होगा ये ना कह के क्या है ये समझें। क्योंकि अगर आज ये सोनम वांगचुक जैसे इंसान के साथ हो सकता है, जो कि इतना, जिनकी जान पहचान थी, जो इतने फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थे, अगर उनके साथ ये हो सकता है तो मैं तो उल्टा कहूँगी लोगों को,
ये नहीं कि कुछ तो होगा कि उनको NSA हुआ। मैं जो भी ये लिख रहे हैं मैं उनको ये कहूँगी कि अपने बारे सोचो कि अगर सोनम वांगचुक के साथ ये हो सकता है तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है कल, अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो, है ना। क्योंकि कोई भी अगर गवर्नमेंट को क्वेश्चन करता है या चैलेंज करता है या क्रिटिसाइज करता है या उनको अपने वायदे याद दिलवाता है और उनसे आंसर मांगता है, तो वो जस्ट बिकॉज उनके पास पूरी मशीनरी है, जुडिशरी भी उनके पास है, मीडिया भी उनके हाथ में है, ब्यूरोक्रेसी भी उनके हाथ में, पुलिस भी उनके हाथ में है, अपना पावर यूज करके आप डिटेन कर दो, यू नो। लोग तो कमेंट सेक्शन में आकर सीधे सीधे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान से कनेक्शन है, कुछ जो उनके कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुए होंगे उसके मुझे कुछ लगता है फोटोज कि शेयर कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये कमेंट्स अभी बंद हो गए हैं क्योंकि 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो जो भी गलत नैरेटिव्स IT सेल गवर्नमेंट का फैला रहा था, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो फैक्ट चेकर्स हैं उन्होंने उसको प्रूव कर दिया है कि ये गलत है। जैसे एक पिछले साल जो सोनम ने कारगिल के बारे में कहा था कि लोग उनको अगर कश्मीर के साथ जाने का मन है तो वो उनकी इच्छा है, उसको इन्होंने गलत तरीके से कश्मीर का प्लेबिसाइट के माध्यम से फैलाया था। तो वो फैक्ट चेकर्स ने चेक करके उसको गलत साबित कर दिया, लेकिन वो भी डिटेंशन ऑर्डर में इन्होंने डाला हुआ है। वो क्या निकला फैक्ट चेकर्स कि की रिपोर्ट ऐसा में? था ही नहीं, वो कारगिल के बारे बात कर रहे थे, कश्मीर के तो बारे बात ही नहीं कर रहे थे। तो डिस्टॉर्टेड क्लिप वो थी। डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड था। और सेकेंडली कमिंग टू पाकिस्तान, हाँ, वो तो क्लियरली मैं भी उनके साथ गई थी। पाकिस्तान डॉन मीडिया ने ऑर्गेनाइज किया था और UN की कॉन्फ्रेंस थी, और वहाँ तो ये एनवायरमेंटलिस्ट्स पूरे साउथ ईस्ट एशिया के आए हुए थे, इंडिया के भी और बहुत जने गए थे। तो पाकिस्तान के साथ तो हमारे बहुत तरह के रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक भी हैं, हम क्रिकेट भी खेलते हैं, यू नो, बहुत कुछ करते हैं। तो एक एनवायरनमेंट जो कि हम सेम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं जिसको हम थर्ड पोल कहते हैं, जो पाकिस्तान में भी पानी देता है और इंडिया में भी देता है, तो उस ग्लेशियर को तो सबको मिलके बचाना चाहिए। तो अगर सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो कि पाकिस्तान से हैं और बांग्लादेश से हैं और भूटान से हैं, जो कि हिंदू कुश हिमालयस है, वो अगर एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं तो वो भी मैंने उसको अभी नहीं कोई ऐसे कमेंट कह रहा है, क्योंकि अगर ये सही होता तो इतना जो गवर्नमेंट के IT सेल्स ने और जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना बड़ा इसको ये बनाया था, पाकिस्तानी एजेंट है, तो क्यों डिटेंशन ऑर्डर में इसका जिक्र नहीं है? डिटेंशन ऑर्डर में वो पाकिस्तान का एंगल है ही नहीं, इसका मतलब झूठ था। ये सोशल मीडिया तो पर है। इन्होंने 2 चीज़ें की हैं। एक तो जो गलत फैलाना था उसको मीडिया यूज़ करके और IT जो ट्रोलर्स हैं उनको यूज़ करके वो गलत स्मोक स्क्रीन फैलाई, और बाकी जो गलत तथ्य हैं जो जिसके वीडियोस उन्होंने काट के यूज़ किए हैं एक नैरेटिव वीव करने के लिए। तो 2 चीज़ें की, एक तो पूरा झूठ जिसको स्मोक स्क्रीन बनाया गया, जिसमें आपका कैरेक्टर असैसिनेट किया गया, और फिर जो वीडियोस हैं उनको बीच बीच से लेके अपने खुद नैरेटिव, इवन जो डिटेंशन ऑर्डर है, जो वीडियोस को उन्होंने ट्रांसक्राइब किया है उसमें 1-2 लाइन है कि जो सोनम ने कही है, फिर जिसने भी लिखा है वो डिटेंशन ऑर्डर उसने पैराफ्रेज किया है। ही ऑल्सो वर्ड बाय वर्ड नहीं है, ही ऑल्सो सेड दैट, और उसमें उन्होंने अपने वर्ड्स डाले हुए हैं। और ये तो क्लियर है, ये डिटेंशन ऑर्डर भी पब्लिक के पास है, हाँ, पब्लिक मीडिया के पास है, डोमेन में है, और आपको भी अगर चाहिए तो आई कैन गिव इट टू यू एंड शो यू हाउ दे हैव यूज्ड दिस टैक्टिक्स। एक तरफ स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, और बिल्कुल मुझे आज के दिन अगर आप जाएंगे, ये शुरू में इन्होंने काफ़ी कोशिश की। सितंबर जब ये डिटेंशन हुआ सोनम का, 1 हफ्ते तक 10 दिन तक काफ़ी कोशिश की। शुरू में तो ऐसा हुआ था कि शायद से आपको पता नहीं था कि उन्हें वहां से कस्टडी में लेकर कहाँ ले जाया गया है। तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था कि अचानक से लेकर चले गए हैं, आप वहां पर हैं, इतने CRPF ये सब? बहुत डर का माहौल था, और मुझे भी काफ़ी डर था कि कैसे उनको ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि सैटरडे को सोनम को डिटेन किया गया, फ्राइडे को, और मंडे को हमारे एक कलीग को डिटेन किया गया पुलिस कस्टडी में, और उसको बहुत पीटा गया और उसका लिगामेंट टेयर होके वो हॉस्पिटलाइज हुआ। तो वो 2 दिन के बाद वो हुआ, तो मुझे ये डर था
कि कहीं सोनम के साथ तो भी नहीं ऐसा हो रहा, क्योंकि मुझे 10 दिन तक कुछ उनके बारे पता नहीं था। और कहा गया था कि जोधपुर जेल में गए हैं, लेकिन कोई उसका प्रूफ नहीं था मेरे पास या कुछ नहीं था। कितने दिन के बाद आपकी पहली बार बात हुई? दिन तो एक बात है, 7 अक्टूबर को मैं मिली पहली बार, 11वें दिन। लेकिन मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हिबियस कॉर्पस फाइल करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ मैं मिल सकी। तो ये भी दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि एक कॉमन इंसान के लिए, वही मैं बोलने वाली थी, उन्हें तो ये सब टर्म्स ही नहीं पता है कि हमारे हाँ, पास ये सब रास्ते होते हैं। हाँ, एक तो टर्म्स नहीं पता, और एक दूसरा हमें, क्योंकि सोनम को बहुत जने जानते थे, तो हमें बहुत सपोर्ट मिला है हर चीज़ का, ग्राउंड पे भी। इंडिया के जो टॉप लॉयर्स हैं वो हमारे लिए प्रो बोनो, बिना कोई फीस लिए इस पे काम कर रहे हैं। और क्योंकि सोनम की एक सर्टन वो थी, एक इमेज है हाँ उनकी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि एक कॉमन इंसान के साथ अगर ऐसा इनजस्टिस हो तो वो कहाँ जाए। तो ये बहुत पिछले 2.5 महीनों में मुझे भी और सोनम को काफ़ी समझ में आया है कि हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो जेल का हो, 70% जो जेल में लोग हैं वो ट्रायल भी नहीं उनका शुरू हुआ है। फॉरगेट कि कॉन्विक्ट्स हैं, उनका ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। और 70% से ज़्यादा हर जेल में ऐसे लोग हैं जो कि जस्ट लिए गए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि कितना नेशनल एक्सचेकर का वेस्ट है। एक तरफ तो वो 70% लोगों की प्रोडक्टिविटी भारत को नहीं मिल रही है, सेकेंडली उनको देखना रखना, और इतनी मशीनरी लगी हुई है कि उनका वो रखने को, और साल बीत जाते हैं कि जुडिशरी के पास इतने काम हमारे, मैं कहीं देख रही थी कि दुनिया भर में रेशियो होता है कि कुछ लाख लोगों की संख्या में जज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मैंने सुना है कि कुछ करोड़ों के लिए एक जज है। ये हाल है, ये हमारी जुडिशरी का तो है हाल। हाँ, तो काफ़ी एरियाज हैं इंडिया के जिसको कि समझने का, देखने का अभी मौका मिला है, जहाँ पर कि हमें काम करना है, उनको इम्प्रूव करना है। और शायद ये कारण हो कि हमें इस रास्ते पर आ खड़े हुए हैं, लिया जा रहा है। अच्छा मैम, एक सवाल था कि अब करीब उन्हें 77 डेज से भी ज़्यादा हो गए हैं कस्टडी में, बट क्या आपको लगता है कि लोग भूल गए हैं? जब इनिशियली कस्टडी में लिया गया था तब तो सोशल मीडिया पर खूब कमेंट्स आते थे, टीवी चैनल्स पर भी ये खबर काफ़ी चलती थी, बट अब करीब 2 महीने, जो मैं बता रही हूँ 77 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, लोग भूल गए हैं कि सोनम वांगचुक कस्टडी में है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूला है। हाँ, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती रहती हैं, तो नई खबरें आती हैं मार्केट में, बिजी हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्शियसनेस से उनका नाम आज भी मतलब याद नहीं किया जाता, और मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखा रही है। लेकिन थैंकफुली आजकल बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और जो कि इसको रिपोर्ट करते रहते हैं एवरी। बट अगर हम लोगों की भी बात करें, जैसे आजकल तो ऐसा है कि सोशल मीडिया पर जब लोग लिखने लगते हैं तो वो एक तरीके से एक ट्रेंड बन जाता है, बट शुरुआत में लोग काफ़ी खुलकर लिख रहे थे इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में भी, लद्दाख के बारे में भी, लेकिन अभी करीब 2 महीने के बाद एक शांति सी आ गई है, एक लोगों की मेमोरी से ये चीज़ थोड़ा किनारे हो गई है कि सोनम वांगचुक पिछले 2 महीने से जेल में है। आपको लगता है ये? हाँ, क्योंकि लोग रेस्ट ऑफ इंडिया में लद्दाख में जो होता है उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो लद्दाख में अभी जब भी ये पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हों, या सोनम का जो पब्लिकली जो सोनम पब्लिक करना चाहती है सोनम के लिए, तो वहाँ उनको अलाउ नहीं किया जा रहा। वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस का कंट्रोल है, सर्वेलेंस है। तो क्योंकि वहाँ नहीं हो रहा है तो बाकी भी थोड़ा लगता है कि धीमा है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं। आपके लिए लद्दाख से हर महीने यहाँ आना, यहाँ से जोधपुर जाना कितना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि अच्छी खासी डिस्टेंस है? तो मैं तो 2-2.5 महीनों से दिल्ली में ही हूँ, क्योंकि एक तो बहुत महंगा है लद्दाख से हर बार आना, और
2 दिन लग जाते हैं आने जाने में, और प्लस मैंने कहा कि ये हमेशा से रूमर रहता है कि शायद मुझे भी डिटेन या अरेस्ट करने के कोई प्लान्स हैं, तो मैं तो 2.5 महीने से गई ही नहीं हूँ लद्दाख में, तो मैं दिल्ली में ही बेस्ड हूँ और यहाँ से जोधपुर हर हफ्ते जाती हूँ, तो जो कि काफ़ी वो भी है, और फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी मैटर आता रहता है, उसको भी हैंडल करना, तो हाँ काफ़ी टफ तो है। सुबह एक 5 बजे जब जाग खुलती है तो पहला ये थॉट आता है कि कब सोनम रिलीज़ होंगे और क्या करना है, बेस्ट क्या करना है आज। और लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि मैं काफ़ी इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर चुकी हूँ, यू नो, एंजाइटी, फियर, होप एंड देन अगेन डिसअपॉइंटमेंट। तो अभी आई हैव डिसाइडेड कि टेक थिंग्स वन डे एट अ टाइम, कि आज सुबह उठना है और आज क्या क्या करना है, और कीप योर फोकस ऑन द गोल टू हैव सोनम रिलीज एज अर्ली एज पॉसिबल। और सोनम वांगचुक की तरफ से आप कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी, जो वो इस समय तो कस्टडी में है, हमारे तक उनकी बातें नहीं आ पा रही हैं, बट आप उनका कोई संदेश जो सबको देना चाहें? नहीं तो वो हमेशा से चाहते हैं कि इंडिया दुनिया को लीड करे, और भारत में जो लीड करेंगे वो आज के युवा पीढ़ी हैं, तो वो युवा पीढ़ी को हमेशा ये कहना चाहते हैं कि हमेशा से वो करो जो सही है। तो जो मैं भी कहती हूँ, जो हमारे उपनिषद में है, श्रेयस और प्रेयस, कि प्लेजेंट एंड राइट 2 चीज़ें होती हैं। प्रेयस है जो प्लेजेंट है, जो आज अच्छा है, चाहे वो बड़ी जॉब हो, चाहे कुछ शॉर्टकट हो पैसा कमाने का या कुछ करने का, वो प्रेयस होता है। लेकिन श्रेयस है जो राइट है, जो सही है, जो मे बी उसमें टाइम लगे, जो मार्ग शायद आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन उस रास्ते पर चल के हमेशा जब हम पीछे देखते हैं तो खुशी होती है कि एक सच का रास्ता चुना, अच्छा किया, ज़िंदगी अच्छे से निभाई। और ये जब युवा पीढ़ी श्रेयस के रास्ते पे चलेगी तो ही भारत दुनिया के लिए रोल मॉडल बनेगा। और लद्दाख के लिए वो हमेशा से पिछले बार भी उन्होंने लद्दाख की हिस्ट्री की बुक्स मंगवाई हैं, मिलेरप्पा की किताबें मंगवाई हैं, और लद्दाखी यूथ को भी वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप एकजुट होके कल के बारे में सोचते हुए आज मतलब ये को जियो। जेल में भी वो किताबें पढ़ रहे हैं और ज्ञान ले रहे हैं। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट लद्दाख की लीडरशिप को वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ हैं, हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे, और वो एकजुट होकर लद्दाख के जो भविष्य है, जो जनरेशन्स जिसको इम्पैक्ट करेगा, वैसे डिसीशंस लेना। और किसी भी हालत में इंसान हो, चाहे वो बाहर हो, काम कर रहा हो या जेल में हो, वैल्यू सिस्टम तो वही रहता है। और हम सबको जो कि उस काम के साथ जुड़े हैं और बिना डर के और बेधड़क हमें उस पे चलते रहना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते, कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता, सत्य हमेशा सामने आएगा। और हमें अपनी जुडिशरी पर काफ़ी विश्वास है कि जो भी सच्चाई है वो जल्द से जल्द सबके आगे आएगी। जुडिशरी से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और हर इंसान की ज़मीर से, क्योंकि आइडियाज़ जो भी हों, जो भी नैरेटिव्स हों, लेकिन जब इंसान शांति से अपने ज़मीर में झांकता है वो कभी गलत नहीं बोलता। और वो ज़मीर इंडिया की बुलंद है हमेशा से, जिसकी वजह से हम 10,000 की अनब्रोकन सिविलाइजेशन रहे हैं, क्योंकि हमारी वो ज़मीर को कोई नहीं दबा पाया है, और वो हमारी बुलंद रहेगी। चलिए, तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया, सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात करी और आप यहाँ आई।
थैंक यू सो मच जी स्विच के साथ बात करने के लिए। थैंक यू।